Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about work done and we derived a relationship for isothermal expansion of ideal gas. ठीक है, isothermal expansion of ideal gas. आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, वो क्या होती है? हीट. अब हीट वर्ड हम में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि हीट होती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट होती क्या है तो शायद कई सारे बच्चों को जवाब नहीं मिल पाएगा. देखते हैं कि हमारे पास हीट होती क्या है. इसके लिए बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आती है कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, यू हैव अ सिस्टम. सिस्टम का टेम्परेचर है, दिस इज योर सिस्टम, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. और ये क्या है? सराउंडिंग्स है. सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस. तो क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है तो धीरे धीरे ये क्या करेगी? अपनी एनर्जी को लूज़ करेगी. अपनी एनर्जी को कहाँ भेजेगी? सराउंडिंग्स में, क्योंकि एनर्जी की खासियत होती है कि हीट फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, एनर्जी फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम. यहाँ पर ये क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस है. 50 से वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सराउंडिंग्स में हीट भेजती रहेगी. देखो इसका सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ. कुछ लोग चाय पीते हैं, बहुत गर्म पीते हैं. अगर आपके पास गर्म दूध है, गर्म चाय या गर्म पानी है, उसको आप हवा में खुला छोड़ दो, क्या होगा? थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, एयर का टेम्परेचर कम था, जिसकी वजह से उसने धीरे धीरे क्या करी? एनर्जी लूज़ कर दी. किसको? एयर को. अब इसका रिवर्स समझ के देखो कि अगर मान लो किसी दिन ये 50 हो जाए और ये चेंज करके 30 हो जाए, तो ये पानी को गर्म करना शुरू कर देगा. आप पानी को धूप में रख दो, धूप का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का कम है, तो पानी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जो है गर्म हो जाएगा. यानी कि यहाँ पर या तो एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है या सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है. लेकिन क्यों जा पा रही है? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है. किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी का टेम्परेचर कम है, और जिसका ज़्यादा है वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज़ करता है. वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हीट. हीट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, कि भाई किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी का टेम्परेचर कम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट. क्यू इज़ द सिंबल यूज्ड फॉर हीट. अब देखो, या तो सिस्टम एनर्जी खाएगा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव. अगर एनर्जी बाहर जा रही है तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव. कि भाई देखो ना, सिस्टम ने अगर एनर्जी खाई तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ी तो डेल्टा मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव. यहाँ पर अगर सिस्टम ने एनर्जी लॉस कर दी, लॉस्ट बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. डेल्टा यूनिट्स क्या आएगी? क्योंकि यू जो इंटरनल एनर्जी की थी कैलोरीज, या इसकी भी क्या आ जाएगी? कैलोरीज. वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन. ठीक है, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन, जबकि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है. अब आगे देखते हैं. हमारे पास एक सिस्टम है. लेट्स से वी हैव अ सिस्टम हैविंग इंटरनल एनर्जी U1. इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है. इफ़ इट एब्जॉर्ब हीट Q, इंटरनल एनर्जी विल बी, क्योंकि हीट एंड उसने गेन कर ली तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी. जो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी वो क्या हो गई? U1 प्लस Q. अब जो इंटरनल एनर्जी आ गई, नहीं कि U1 तो उसके पास थी और क्या उसने खा ली, तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? U प्लस Q. ऐसे ही इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम के ऊपर आपने कुछ काम भी कर दिया. याद करो, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम था तो W का साइन क्या होता है? पॉजिटिव. बाय द सिस्टम होता है तो W का साइन क्या होता है? नेगेटिव. यानी कि वर्क को करने में भी तो एनर्जी लगेगी ना, यानी कि वर्क हुआ तो भी एनर्जी चेंज होगी. अब क्योंकि ऑन द सिस्टम है तो W का साइन क्या रखना है? पॉजिटिव. यानी कि नाउ द इंटरनल एनर्जी बिकम्स U1, तो पहले थी उसमें प्लस करी आपने Q और प्लस किया आपने W, तो U2 आ गई. नहीं, तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. अगर आप इसको इधर ले आएँ तो ये U1 इधर आके माइनस का आ जाएगा, यानी कि डेल्टा U आ जाएगा. डेल्टा U कैसे होता है? U2 माइनस U1, तो वो क्या निकलेगा? Q प्लस W के हीट कितनी एक्सचेंज हुई प्लस वर्क डन कितना हुआ. ठीक है, देखो इसके बेस्ड एक बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है. पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये कहता है कैलकुलेट डेल्टा U, कि डेल्टा U आपको निकालनी है. अ सिस्टम एब्जॉर्ब
डेल्टा यू इज इक्वल टू कि सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल के गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्यू का साइन क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो देखो क्यू का साइन क्या आ गया, 15। वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, इंटरनल एनर्जी चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी तो एक बात कही थी कि थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड ऑन सम रूल्स, सम लॉ। ये जो लॉज हैं ये क्या है, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं। अगर आप इनका कोई प्रूफ मांगते हैं तो हमारे पास प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ इनको मान के जब जब हमने काम किया तो हमारा आंसर ठीक आया, तो इसका मतलब है जो हमने कंसिडर किया वो क्या है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू का साइन क्या रखना है, 15, ये क्या आ गया 15 किलो जूल, और डज अ वर्क ऑफ 5 किलो जूल। वर्क, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में जो साइन आता है वो क्या रखते हैं, माइनस का रखते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलो जूल, ठीक है। ऐसे ही 5 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 15 किलो जूल हीट इज गिवन आउट, कि ऑन द सिस्टम है। अगर ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर हीट बाहर जा रही है तो इसका साइन क्या, माइनस। तो उस सिचुएशन में डेल्टा यू का आंसर कितना आ जाएगा, -10 किलो जूल, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखें थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे आपको ये टॉपिक उतना ज़्यादा समझ आता रहेगा। वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस आते ही मुझे फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ये फार्मूला होता है। देखो n की वैल्यू कितनी दे दी, 1 मोल, 1 मोल। R की वैल्यू मुझे पता है 8.314 होती है, जो हम पीछे यूज़ करते आए हैं। आइडियल गैस 10 लीटर से शुरू किया उसने और कहाँ तक पहुँचा दिया, 100 लीटर, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लीटर इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, 100 लीटर, ठीक है। एंड इसके लिए उसको आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हीटेड कंटेंड इन 1 लीटर कन्वर्ट्स टू एन इवैक्यूएटेड बल्ब वगैरह वगैरह। इसके लिए देखें क्या होता है कि आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर वैसे तो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर की वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी। तो टेम्परेचर की जो भी वैल्यू होगी वो टी यहाँ पुट करेंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, गलत नहीं इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, देखें और ध्यान से देखें इसको। कैलकुलेट W, Q एंड डेल्टा U। 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। वैन 0.75 मोल, 0.75 मोल ऑफ आइडियल गैस, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 मोल, ठीक है। आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर इज सेम, लेकिन टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। प्लस करोगे ना 273 तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। V1 की वैल्यू कितनी है 15 लीटर और V2 की वैल्यू क्या है 25 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से W की आंसर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, -nRT, R की वैल्यू 8.314 लॉग ऑफ 2.303 भी साथ आएगा, ध्यान रखना क्योंकि LOG में मैं बात कर रहा हूँ, और लॉग ऑफ V2 कितना है 25 और V1 कितना है 15, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, W का आंसर। लेकिन उसने 2 चीज़ें और पूछी, एक तो डेल्टा यू उसने कहाँ पूछा, आइसोथर्मली, कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। इंटरनल एनर्जी पढ़ते टाइम हमने एक बात बड़ी क्लियरली कह दी थी कि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। एट आइसोथर्मल कंडीशंस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई तो q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 या q इज इक्वल टू -w, यानी कि यहाँ से फर्स्ट पार्ट से जो w का आंसर आएगा उसमें साइन आप रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा q, और डेल्टा u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। डेल्टा u की वैल्यू क्या आ जाएगी
ज़ीरो। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास एक नया फैक्टर आता है, एक नई पॉइंट आता है, टर्म आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या कहता है? फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या है? वी टू माइनस वी वन रहा होगा, डेल्टा तो ऐसे ही निकालते हैं हम। तो देखें डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि हमने कहा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। वैसे तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर साइन क्या है? माइनस का है। तो ये क्या रहा होगा? यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू और प्लस माइनस का पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो इसको मैं उठा के पूरी टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू क्यू। ध्यान रखो कि यहाँ पे हमने p को क्या माना है? कांस्टेंट। p को क्या माना है? कांस्टेंट, इसलिए q का सबस्क्रिप्ट लिखेंगे p, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए यू टू प्लस पी वी टू, ऐसे ही माइनस यू वन प्लस पी वी वन इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, इस टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? एच टू। एच क्या होता है? एच इज़ द एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी को डिफाइन करवाए कि एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी इज एक्चुअली सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, दैट इज कॉल्ड एज योर एंथैल्पी। या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ, देखें क्लास 10th में आप पढ़ के आए थे कि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। इट मीन्स जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो कुछ एनर्जी चेंज होती है, उस एनर्जी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, बट थ्योरेटिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच, ये क्या आ गया? एच टू, और ये क्या आ गया? एच वन इज इक्वल टू क्यू पी, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मैं बाद में यूज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो है सिर्फ इतनी सी बात से खुश हूँ कि ये क्या आ गया? एच टू, ये क्या आ गया? एच वन। देखें यहाँ से यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन, द थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी U प्लस पी वी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड हीट कंटेंट। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। क्यू पी की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब एंडोथर्मिक, और हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम ने कितनी एनर्जी खाई या कितनी एनर्जी रिलीज करी, कि एनर्जी एक्सचेंज कितना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। इसका फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, हीट कंटेंट और एंथैल्पी विद इन अ सब्सटेंस और सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट। ठीक है ना, कि कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि डेल्टा एच किसके बराबर आया? क्यू के बराबर आया, यानी कि कितनी एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे। तो एंथैल्पी मतलब क्या? कि जब रिएक्शन होगी जो एनर्जी चेंज होगा उसको भी एंथैल्पी बोलते हैं। जब एनर्जी चेंज होगा तो वो किस वजह से होगा? क्योंकि टेम्परेचर में फ़र्क है, मतलब उसी को हम हीट भी कह रहे हैं। और मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब देखें एक बेसिक से क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, एंड दैट बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। देखें इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। देखें फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी था। इफ़ वी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सब्सक्रिप्ट क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनटू पी, ये क्या था? वी टू माइनस वी वन, क्योंकि वी क्या है? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब है वी टू विल बी इक्वल टू वी वन। इफ़ वी टू इज इक्वल टू वी वन तो इसका मतलब है ये सारा फैक्टर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया,
यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही एंथैल्पी अभी अभी डिराइव किया कि एंथैल्पी चेंज इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों ही हीट हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है और ये कहाँ होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि एट एनी कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट क्लोज्ड कंटेनर। तो उस सिचुएशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो ना कि अगर कंटेनर क्लोज है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। उस सिचुएशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, रिएक्शन कहाँ कराई गई है, क्लोज्ड कंटेनर में, तो वहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए भाई, इफ़ वी टेक एनी आइडियल गैस एज सिस्टम, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला था ये रहेगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी, पी क्या है, कॉन्स्टेंट है, डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो क्या बनेगा, पी वी टू माइनस पी वी वन। ब्रैकेट ओपन कर दी ना, वी डेल्टा वी की जगह क्या आएगा, वी टू माइनस वी वन। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, पी वी टू माइनस पी वी वन। अब देखो, क्योंकि क्या है, आपके पास आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस के सिचुएशन में हमें पता है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, पी वी वन इजिकल टू एन वन आर टी। एन वन क्या है, एन वन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। एन वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसे ही एन टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि हम रिएक्शन में बात कर रहे हैं तो रिएक्शन का मतलब है कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, भूल जाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसको ऐसे ऐसे याद कर रखो कि वी वन इनिशियल वॉल्यूम, एन वन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स एट वॉल्यूम वी वन, एन टू इज़ द नंबर ऑफ मोल्स एट वॉल्यूम वी टू। तो ये पी वी वन और पी वी टू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन मतलब डेल्टा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसलिए सब्सक्रिप्ट क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि डेल्टा यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एच की जगह मैं पुट कर सकता हूँ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से देखें, जो फार्मूला मेरे पास आया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में इसी फार्मूले को क्यू की जगह, सॉरी एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी, और यू की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू वी, कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फार्मूला चेंज करके ये हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं करते तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि उस सिचुएशन में डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस, कि गैस है ही नहीं, गैस तो है ही नहीं, एन क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो क्या है, जीरो है, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। उस सिचुएशन में भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। यानी कि अगर कोई गैस दी हुई है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन पूछता है, तो आप या तो इसके बारे में सोचेंगे या इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। कैसे सोचेंगे वो भी देखते हैं। नीचे एक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझना। अब आप, हमारे पास न्यूमेरिकल है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया ये ऑब्जर्व करने के काम आता है। और जब हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। वॉज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल। यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट निकली, हीट मतलब क्यू, और वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो है, मतलब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो है, मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी, क्यू वी की दे दी। यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सीधा सीधा आंसर दे दिया 3263.9, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मुझे टेम्परेचर चाहिए था, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, कि हमें क्या बताना है, हीट ऑफ कंबशन बताना है। चलिए भाई, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। देखें, बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6।
आपको क्या करनी है, उसमें आग लगानी है। आग लगाओगे तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। लेकिन CH6H6 क्या है, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। CO2 क्या होती है, गैस होती है। और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अगर इसमें आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस में चेंज निकालें, ठीक है, क्या निकालें, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि देखो रिएक्शन में क्या है, गैस है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो गैस के केस में फार्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, या तो ये या फिर ये, दोनों एक ही बात है, जौन सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा NG कैसे निकाला था, डेल्टा NG हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो गैस कितनी है, ये सिर्फ 6 मॉलिक्यूल है। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में चेंज निकाले तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ कितने हैं, 6 मोल्स हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 15/2। मैं लिक्विड के बारे में नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ किसके बारे में सोच रहा हूँ, गैस के। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, 6 माइनस 15/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2, -3/2। तो यहाँ से QV यानी कि डेल्टा U की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। टेम्परेचर ये है, R ये है, क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H निकालना है तो कर दो, कन्वर्ट कर दो कि डेल्टा U प्लस डेल्टा N, ये आया -3/2। कैसे निकाला, 6 माइनस 15/2। R की वैल्यू क्या है, 8.314 इंटू 298। इसको डिवाइड कर रखा है किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 8.314 जूल होता है, जूल पर केल्विन। लेकिन देखो इंटरनल एनर्जी किस में है, किलो जूल में है। या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मेरा -3267.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर एंथैल्पी, ठीक है। ये किसके बारे में बात हुई, एंथैल्पी के बारे में बात हुई। देखिए एक और बड़ा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारे पास, वो है हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है कि मान लेते हैं आपके पास कोई सिस्टम का अमाउंट है, ठीक है, और सिस्टम कितने टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। आप उसके टेम्परेचर को 25 से 26 करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। वो जो हीट है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी है उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। अब ये जो है अगर मान लो 1 ग्राम के लिए मैं यूज़ करता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। अमाउंट है ना, सिस्टम का कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेंगे। अगर वो 1 ग्राम लिया तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर 1 मोल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इजिकल टू Q अपॉन डेल्टा T। Q इज़ द हीट और डेल्टा T के कितना टेम्परेचर आपको चेंज करना है, ये 1 ग्राम के लिए। या यहाँ से Q इजिकल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। C इज़ द हीट कैपेसिटी, M इज़ द मास एंड डेल्टा T के कितना टेम्परेचर आपको चेंज करना है। कि मान लो 25 से 30 लेके जाना है तो कितना हो गया, 5 डिग्री का हो गया। तो डेल्टा T का आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, फॉर m ग्राम ऑफ सिस्टम, ठीक है। इफ़ यहाँ पर नोट करने लायक बात यह है कि C इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन एज Q, कि C स्टेट फंक्शन नहीं है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि कैसे चेंज हुआ है। सो टू नो द वैल्यू ऑफ C हीट कैपेसिटी, कंडीशन सच एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर हैव टू बी स्पेसिफाइड विच डिफाइन पाथ, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, सीधा सीधा याद करो। हमने कहा था या तो स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन नहीं है तो पाथ फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लो आपने हीट कैपेसिटी निकाली कहाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब कहोगे सर ये थोड़ी ना था फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ तो ये था, और वो ये था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। या इसी को तो देखो हम ऐसे कर रहे हैं ना
कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, लेकिन W का आंसर क्या था, माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा U प्लस P इंटू में डेल्टा V, या U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। अगर देखो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ज़ीरो आने का मतलब है, ज़ीरो आने का मतलब है जो Q होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी पर। यानी कि अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल ले तो आप हीट निकाल सकते हैं, यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U, दोनों को डेल्टा T से डिवाइड कर दो, Q अपॉन डेल्टा T, ये क्या होता है C, क्योंकि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CV। CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा U बाई डेल्टा T। अगर आप स्मॉल चेंज करते हैं तो हम इसको कहते हैं DU बाई DT। जहाँ D मिले मतलब स्मॉल चेंज, जहाँ डेल्टा मिले मतलब लार्ज चेंज। तो यहाँ से CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, DU बाई DT। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। ये तो हुआ बात कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की। अब हम बात कर लेते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, हमारे पास ये चीज़ होती है। अब कांस्टेंट प्रेशर है ना, पहले तो डेल्टा T से डिवाइड कर दो सबको, डेल्टा T एंड डेल्टा T। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट लिख दो P, सब्सक्रिप्ट क्या लिख दिया, P। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हम कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू DH बाई DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कि अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो हीट किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी पर। यानी कि अगर आप CV को देखें तो DU बाई DT आया, CP को देखें तो DH बाई DT आया। क्या दोनों में कोई रिलेशन है, आंसर इज यस। देखो H इजिकल टू U प्लस PV, DH बाई DT इजिकल टू DU, मैंने पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये आ गया। अब फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इजिकल टू nRT, अगर 1 मोल पुट कर दिया तो n की वैल्यू 1, तो PV इजिकल टू RT। अब PV की जगह क्या पुट कर सकते हैं, R इंटू T। R क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है वो डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा, तो DT बाई DT, DT से DT कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा CP, ये क्या आ जाएगा CV प्लस R, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, यानी कि दोनों में रिलेशन क्या आ गया, दोनों में रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड आई रिपीट कि थर्मोडाइनमिक्स मीन्स न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चैप्टर उतना ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ योर डाउट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, अगर आपको डाउट आते हैं तो आप उसमें डाउट भेज सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो किसके बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगेन आई विल से डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।